हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमपीपीएससी मेंस पेपर 3 2022 वाला, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण जो डिस्कशन है ये आज हमारा होगा। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ऊर्जा की इकाई वही है जो कार्य की है, यह वाक्य सही या गलत है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ऊर्जा की इकाई क्या है और कार्य की इकाई क्या है। तो ऊर्जा की इकाई जूल है और कार्य की इकाई को भी जूल कहा जा सकता है। इसका मतलब ये कि ये सेंटेंस कैसा है, तो ये सेंटेंस पूरी तरीके से सही है। तो आपको बस एक शब्द में भी आप आंसर दे सकते थे कि ऊर्जा की इकाई वही है जो कार्य की इकाई है, यह वाक्य क्या है, सही है। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, जो है निर्वात में प्रकाश की गति कितनी होती है, क्या यह अलग अलग माध्यमों के लिए अलग अलग होती है। तो एमपीपीएससी ने कुछ नहीं किया, इजी ही क्वेश्चन की कैटेगरी में ये क्वेश्चन आता है, बस थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि निर्वात में प्रकाश की गति कितनी होती है। तो हम पढ़ते आए हैं, हमने प्रीलिम्स में भी याद किया है कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ये क्या होती है, जो लाइट की गति होती है वो कहाँ होती है, निर्वात में होती है। अब आगे क्वेश्चन पूछा है कि क्या ये अलग अलग माध्यमों के लिए अलग अलग होती है। तो डेफिनेटली ये अलग अलग मीडियम के लिए क्या होती है, इसकी वैल्यू अलग अलग होती है। जैसे सघन के लिए इसकी मात्रा क्या होती है, कम होती है। इस तरीके से आप एग्जाम्पल देके इसका आंसर लिख सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सिर्फ एक शब्द में लिखकर आप इसका 3 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। आपको आंसर में लिखना था एम्पियर। विद्युत धारा की इकाई एम्पियर है, लेकिन एम्पियर तो साइंटिस्ट के नाम पे है। आप इसको बहुत अच्छे से डिफाइन करना है तो आप ऐसे लिख सकते थे कि विद्युत धारा की जो इकाई है वो एम्पियर, और ब्रैकेट में लिख सकते थे कूलॉम अपॉन सेकेंड। इस तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, गिव द एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंजेस। आपको केमिकल चेंजेस का यहाँ पर क्या देना है, एग्जाम्पल देना है, ना कि रिएक्शन लिखना है। अगर रिएक्शन पूछा तो शायद टफ हो सकता था, बट यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण दीजिए। तो रासायनिक परिवर्तन की आप एक लाइन में डेफिनेशन देके उसके एग्जाम्पल दे सकते थे, या केवल एग्जाम्पल भी दे सकते थे। बहुत सारे रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि केमिकल चेंजेस होते क्या हैं, जो इरिवर्सिबल रिएक्शन को शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कागज का जलना। अगर आपने कागज को जला दिया है तो आप फिर से वो जले हुए कागज से पुराना कागज तो नहीं बना सकते। तो कागज का जलना, दूध से दही का बनना, खाने का सड़ना, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। तो 3 मार्कर में है तो एटलीस्ट आपको 3 एग्जाम्पल देने थे। लोहे में जंग लगना, इस तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मॉर्फिन को कभी कभी ओहीफेनी। अब ये हिंदी में तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा ये क्या है, बट आप इंग्लिश में पढ़ेंगे, ओपिएट्स क्यों कहा जाता है। मॉर्फिन, आप जानते हैं कि मॉर्फिन एक मादक पदार्थ की श्रेणी में आता है, बट ओपिएट्स इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि ये कभी कभी मेडिसिनल पर्पज से यूज़ होता है। एज हम क्या करते हैं, इसको दर्द निवारक के रूप में यूज़ करते हैं। अफीम, अफीम का नाम आपने सुना होगा। अफीम का साइंटिफिक नेम होता है पेप्निवर सोमनीफेरम। तो मॉर्फिन को कभी कभी ओपिएट्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये दर्द निवारक के रूप में यूज़ किया जाता है। बस यही इसका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एम कोष, जो एम शेल होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या क्या होगी। तो आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2n²। 2n² से हम निकाल सकते हैं। अब इन्होंने एम कोष की बात की है तो 2 और n के लिए वैल्यू क्या होगी m के लिए, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 3⁻²। तो इसका आंसर क्या होगा, 18। एम शेल के लिए इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या क्या होगी, 18 होगी। 2n² से आप इसका आंसर निकाल सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि अधिकांश जीवाणु कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया सेल वॉल आर मेड अप विथ सब्सटेंस। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप स्ट्रक्चर जब पढ़ते हैं प्रोकैरियोट यूकैरियोट्स में, तो एग्जाम्पल में आपने पढ़ा भी होगा कि जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी जो सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है, तो पेप्टाइडोग्लाइकॉन से इनकी सेल वॉल बनी होती है। ये आप लिख सकते थे। और अगर लग रहा है कि ये मतलब और अच्छे से इसका आंसर लिखना है तो आप ब्रैकेट में शुगर प्लस एमिनो एसिड भी लिख सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, डिफाइन फर्मेंटेशन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि किडवन क्या होता है, जो खमीर उठने की प्रोसेस होती है। जो भी हम साउथ इंडियन डिश बनाते हैं जिसमें खमीर उठता है, या हम बेकरी प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, शराब का निर्माण जो फर्मेंटेशन की प्रोसेस पर ही बेस्ड होता है।
तो अब यहाँ पर परिभाषित करने की बात की गई है, डेफिनेशन लिखना है, तो हम इसको बहुत अच्छे से बता सकते थे कि विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में, इस तरीके से आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते थे कि सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में जो अवायवीय श्वसन के द्वारा प्रक्रिया होती है वही क्या कहलाती है, किण्वन कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल कि एल्कोहल का बनना या शराब का बनना, बेकरी प्रोडक्ट्स में जो प्रोडक्ट बनते हैं उनका बनना, खमीर का उठना, ये सब क्या है, इसके एग्जाम्पल हैं। इस तरीके से आप इसका आंसर दे सकते थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा कई लोगों के लिए जो बायो वाले नहीं है उनके लिए टफ हो सकता था कि 17S और 18S राइबोसोम्स में एस क्या है। तो एस क्या है, एस डिफाइन करती है यहाँ पर एक सब यूनिट को, और जो एस है ये जो नाम रखा गया है जिन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी, सैंडबर्ग यूनिट। तो सैंडबर्ग यूनिट को डिफाइन करता है 70S और 80S। ये सेडिमेंट्री होते हैं, आपको पता होगा कि जो 70S होता है वो किस में होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में होता है, और जो 80S होता है वो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में होता है। 70S का जो डिवीज़न होता है वो 50 और 30 के रेशियो में होता है। इस तरीके से ये सब आपने जो स्ट्रक्चर है इसका इसमें पढ़ा होगा। हमें सिर्फ एस बताना था तो हम लिख सकते थे सैंडबर्ग यूनिट को बताता है। फिर व्हाट इज़ द हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होते हैं, तो हाइब्रिड कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर से मिलके बनते हैं। इसका एग्जाम्पल आप दे सकते थे कि डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर के जो दोनों के कॉम्बिनेशन से जो कंप्यूटर बनते हैं वो हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर मल्टीपल पर्पस में यूज़ होते हैं, जैसे हम CT स्कैन या जो MRI होती है उसमें भी हम क्या करते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। जब भी 3 मार्क कर दें तो अगर आप एग्जाम्पल से उसको बता देते हैं तो आपका आंसर बहुत ही अच्छा माना जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब में क्या डिफरेंस है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। आप इस तरीके से इसको डिफरेंशिएट करके लिख सकते थे कि इंटरनेट क्या है, तो इंटरनेट एक इंटरनेशनल नेटवर्क है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स है। और दूसरे क्वेश्चन में आप बता सकते थे कि WWW क्या है, तो एक वर्ल्ड वाइड वेव है। इंटरनेट में क्या होता है, इंटरनेट में सूचनाओं का एक तरीके से वो माध्यम है, लेकिन जो सोर्स है जहाँ हमें मतलब इसके सोर्स के बारे में पता चल रहा है तो वो क्या है, जो इन्फॉर्मेशन का सोर्स है वो क्या है, WWW है। अब हमें एक और इसमें बता सकते थे कि जो इंटरनेट होता है वो क्या करता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल IP एड्रेस पे काम करता है, जबकि जो WWW है वो क्या करता है, HTTP पर काम करता है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल पर काम करता है। एक पॉइंट और हम इसमें लिख सकते हैं कि इंटरनेट के बारे में किसने बताया था, तो लिंकलाइडर ने बताया था, जबकि जो WWW है इसके बारे में किसने बताया था, टिम्स वर्नस ली ने बताया था। इस तरीके से आप पूरे 3 में से 3 नंबर प्राप्त कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि नागरिक और अन्य हितधारकों की जानकारी और सेवाओं के लिए एकल खिड़की प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप लिख सकते थे, और अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पर आपको अगर भारत सरकार का कोई भी पोर्टल पता है तो आप इसका आंसर लिख सकते। फॉर एग्जाम्पल NSWS। जो NSWS ये क्या है, तो ये है नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम। इसमें क्या है कि आपको सारी सरकार की योजनाओं से रिलेटेड जानकारी मिल जाती है। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया कि एक पासे को एक बार फेंकने पर एक सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो इजी क्वेश्चन है कि आप एक पासे को फेंकेंगे तो क्या कर सकते हैं, इसकी प्रायिकता कितनी होनी चाहिए, सम संख्या पूछा गया है तो इसका आंसर होना चाहिए 1/2। आप इसको निकाल सकते थे। फिर 0 और 20 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो 0 और 20 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी। इसका क्वेश्चन भी इसका आंसर भी आपसे बन ही गया होगा कि इसको आप कैसे निकाल सकते थे। तो 0 और 20 के बीच में जो अभाज्य संख्याओं की संख्या होगी वो होगी 8। फिर एक और क्वेश्चन मिश्रित अनुपात ज्ञात करना था, ये पूछा गया था। डॉट्स का फुल फॉर्म क्या है, तो ये आपने पढ़ा ही होगा। डॉट्स का फुल फॉर्म, इजी फुल फॉर्म पूछा है एक तरीके से हम देखें, क्योंकि जब आप ट्यूबरकुलोसिस माइक्रोबैक्टीरियम की बात करते हैं तो वहाँ पर हम डॉट्स पढ़ते हैं। डॉट्स का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट्स कोर्स।
आप अच्छे से लिख सकते हैं इसको, अभी मैंने इसी तरीके से लिख दिया। और एक लाइन और लिख सकते हैं कि ट्यूबरकुलोसिस माइक्रोबैक्टीरियम के उपचार में इसका यूज़ किया जाता है। 1997 में ये प्रोग्राम लाया गया था जिसके अंतर्गत निःशुल्क टीबी की दवाओं का उपचार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज अष्टांग योगा। अष्टांग योग से आप क्या समझते हैं? तो मानव जीवन के योग पद्धति के अंतर्गत जो 8 नियम बताए गए हैं वो अष्टांग योग के अंतर्गत आते हैं। अगर आपको नाम पता है तो आप बता सकते हैं कि इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। जैसे 3-4 नाम तो आप लिख ही सकते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। इस तरीके से आप बता सकते थे। और एक लाइन और यहाँ पर लिखना जरूरी है कि ये अष्टांग योग के बारे में हमें बताया किसने है? तो महर्षि पतंजलि जी के द्वारा क्या है, इसको बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि यूनिसेफ पर एक टिप्पणी लिखी है। अब 3 नंबर में पूछा है, तो इस तरीके के क्वेश्चन कैसे आप लिख सकते हैं? सबसे पहले तो यूनिसेफ का अगर आपको फुल फॉर्म पता है तो आप बता सकते हैं कि यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 11 दिसंबर 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। और यूनिसेफ जो है वो बच्चों के लिए, बच्चों के हितों के लिए बहुत सारे कार्य करता है। इस तरीके से आप बता सकते थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हरगोविंद खुराना को किस विषय वस्तु में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इनको जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो किस क्षेत्र में मिला था? तो वो मेडिसिन के क्षेत्र में। जो न्यूक्लियोटाइड है या प्रोटीन की संरचना है, न्यूक्लियोटाइड का बेसिकली इनको सीक्वेंस बताने के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया था। और कब दिया गया था? 1968 में दिया गया था। अगर आप ये 3 पॉइंट मिलते हैं तो आपको 3 में से 3 मार्क्स मिलेंगे। फिर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसे हम लड्डू क्वेश्चन की कैटेगरी में डाल सकते हैं। चंद्रयान 3 बहुत अधिक चर्चा में था, सबको पता था कि इससे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो याद रखिएगा कि 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था। इसमें क्या पूछा गया है? लैंडर और रोवर का नाम पूछा गया है। तो लैंडर कौन सा था? तो लैंडर का नाम था प्रज्ञान। और रोवर का नाम क्या था? लैंडर का नाम था विक्रम और रोवर का नाम था प्रज्ञान। बस आपको यही लिखना था। फिर व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या है? तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है कि कंप्यूटर सिस्टम को जब हम एज ह्यूमन इंटेलिजेंस की तरीके से काम करते हैं, मानव बुद्धि की तरह कार्य करने की जो कंप्यूटर की क्षमता होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। हु इज़ द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? तो आप इनका नाम लिख सकते थे यहाँ पर कि जॉन मैकार्थी जी को इनका फादर कहा जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। और ये क्या है कि मानव के जो काम है उसको बहुत ईजी बना देता है। एग्जाम्पल आप लिख सकते थे कि जैसे सीरी, अभी एप्पल के मोबाइल में सीरी जो काम करता है वो क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही उदाहरण है। फिर क्वेश्चन पूछा गया है कि हॉट स्प्रिंग क्या होते हैं। तो हॉट स्प्रिंग जो होते हैं वो गर्म पानी का झरना होते हैं या गर्म पानी से पृथ्वी की भूतापीय सतह से, आप इसको ऐसे लिख सकते थे कि पृथ्वी की भूतापीय सतह से जो ऊर्जा प्राप्त होती है, भूतापीय सतह से जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो क्या कहलाती है? हॉट स्प्रिंग की कैटेगरी में आती है। और इसमें हम एग्जाम्पल लिख सकते थे, जैसे आप लिख सकते हैं ताता पानी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत कौन कौन से हैं। तो पारंपरिक स्रोत जिनको क्या कर सकते हैं हम, एक बार यूज़ करने के बाद उनको दोबारा यूज़ नहीं कर सकते हैं, वो ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत में आते हैं। फॉर एग्जांपल आप इसमें बता सकते थे जैसे कोयला है, पेट्रोलियम गैस है, तो इनका एक बार यूज़ करने के बाद ये क्या हो जाते हैं? ख़त्म हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन कब प्रारंभ किया गया। सीधे सीधे उन्होंने डेट पूछी है, तो आपको पता होना चाहिए कि जनवरी 2010 में इसको शुभारंभ किया गया था। और 2015 में इसको राष्ट्रीय सोलर मिशन के अंतर्गत इसको क्या किया गया था? सम्मिलित किया गया था। व्हाट इज़ द बायोमैग्निफिकेशन, जैव आवर्धन क्या कहलाता है? तो बायोमैग्निफिकेशन बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी कि जब खाद्य श्रृंखला में या खाद्य पदार्थों में क्या हो जाता है, जो आप केमिकल यूज़ करते हैं या रासायनिक पदार्थ यूज़ करते हैं तो उनकी अधिकता हो जाने के कारण जो प्रदूषण होता है वो क्या कहलाता है? बायोमैग्निफिकेशन कहलाता है। जैसे आप लिख सकते हैं कि ब्रोमियम के कारण ये प्रदूषण होता है। इस तरीके से आप इसका एग्जाम्पल देके बता सकते थे।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। जैसे ही मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का नाम सुनते हैं आपको एक याद आती है ओजोन लेयर डिप्लीशन। तो ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो इसमें क्या है, सीएफसी की कमी करने की बात की गई थी और इसमें ये भी बताया गया था। ये कब आया था, तो आपको पता है कि 16 सितंबर, जिस दिन ओजोन दिवस मनाते हैं। और याद रखिएगा 1986 बहुत सारे देशों ने इसको अपनाया है, वो सब पॉइंट भी आप लिख सकते थे। 1989 में फिर इसको अपनाया गया था सीएफसी के संरक्षण से, सीएफसी की कमी करने के लिए, ओजोन परत के संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लाया गया था। ई वेस्ट क्या है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक सब्सटेंस होते हैं उनके ख़राब होने के बाद जो वेस्ट बचता है वो किसकी कैटेगरी में आता है, तो ई वेस्ट की कैटेगरी में आता है। आप इसमें बता सकते हैं कि जो मोबाइल है, चार्जर है, या जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हैं वो सारे वेस्ट होने के बाद ई वेस्ट की कैटेगरी में आते हैं। और ये क्या होते हैं, बहुत ही हमारे पर्यावरण के लिए घातक होते हैं। फिर ऊपरी महाद्वीपीय परपट्टी की संरचना क्या है, आप बिल्कुल इसमें डायग्राम बनाकर 3 नंबर में लिख सकते थे कि इसमें क्या है, यहाँ पर क्या होता है, क्रस्ट होता है, इसके बीच वाला भाग क्या कहलाता है, मेंटल कहलाता है, और अंदर क्या कहलाता है, कोर कहलाता है। और इसमें कौन कौन से पदार्थों से इसका निर्माण होता है, तो याद रखिएगा इसमें क्या होता है, सिलिकॉन होता है। जब हम बात करते हैं इसकी सियाल सीमा और निफेकी, सिलिकॉन होता है और एल्यूमिनियम होता है, इससे इसका क्या होता है, निर्माण होता है। इस तरीके से आप इसका एग्जाम्पल बता सकते थे। फिर क्वेश्चन पूछा गया है कि आग्नेय शैल को परिभाषित कीजिए। तो आग्नेय शैल में क्या क्या आएगा यहाँ पर, कि जो आग्नेय शैल में आप बता सकते थे कि जो लावा होता है, जब लावा ठंडा हो जाता है तो क्या बनता है, आग्नेय शैल बनता है। आग्नेय शैल में आप इसको और अच्छे से बताने के लिए यहाँ पर क्या बता सकते थे, इसमें एग्जाम्पल दे सकते हैं आप, जैसे बेसाल्ट है और क्या है, ग्रेनाइट है। फिर जल प्रवाही स्तर को परिभाषित कीजिए, तो ये क्वेश्चन भी आपसे बन गया होगा। ये हमने पूरे क्या हैं 3 मार्कर डिस्कस कर लिए हैं। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर 5 मार्कर में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। उत्तल दर्पण के उपयोग का वर्णन कीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ तो सिर्फ क्या पूछा गया है, उपयोग पूछा गया है, तो आपको उपयोग बताने हैं। लेकिन चूंकि अब आपको आंसर राइटिंग के लिए पूरा पेज दिया जा रहा है और आपको इस्तेमाल करना है, तो आप यहाँ पर उत्तल दर्पण का एक डायग्राम भी बता सकते हैं और फिर इसकी उपयोग को बता सकते हैं। कि जो स्ट्रीट लाइट है, स्ट्रीट लाइट में इसका यूज़ किया जाता है, अंधा मोड़ को देखने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, सिक्योरिटी पर्पस से एटीएम वगैरह में इसका यूज़ किया जाता है। इस तरीके से आप इसको बता सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि एक रूलर को मुक्त पतन से गिराया जाता है और जो 21 सेंटीमीटर की दूरी तय करती है, तो प्रतिक्रिया समय हमें सेकंड में याद करना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो ut + 1/2 AT² के द्वारा आप इसका आंसर निकाल सकते थे। फिर बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, केमिस्ट्री से पूछा गया है कि NH3 लुईस क्षार है और BF3 लुईस बेस है। इसके पहले अगर आप PYQs देखेंगे मेंस के, तो आपको पता होगा कि लुईस एसिड और लुईस बेस से पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आप सिर्फ एक डायग्राम बना के इसको एक्सप्लेन कर सकते थे कि जो NH3 होता है उसमें क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने की वजह से नाइट्रोजन पर क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन देने की कैपेबिलिटी हो जाती है, जिसके कारण, और जो भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को दान करता है, इलेक्ट्रॉन को दान करता है, वो क्या कहलाता है, लुईस क्षार कहलाता है। और अगर हम BF3 की बात करते हैं, तो BF3 में क्या है, इसकी लेने की प्रवृत्ति होती है, इसलिए क्या कहलाता है, लुईस अम्ल कहलाता है। बस इतना ही आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि विरंजक चूर्ण के उपयोग लिखिए। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, चूंकि अब ये 5 मार्कर का क्वेश्चन है, तो अगर आप इसमें ऐसा लिख देते हैं कि विरंजक चूर्ण का नाम क्या है, तो सबसे पहले तो इसका आप रासायनिक नाम लिख दीजिए कि कैल्शियम हाइपोक्लोराइड क्या है, विरंजक चूर्ण का नाम है। इसका फॉर्मूला लिख लीजिए, COCl2 को विरंजक चूर्ण के नाम से जाना जाता है। और फिर आप इसके 3 से 4 उपयोग लिख दीजिए कि कहाँ कहाँ इसका यूज़ होता है, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। फिर बॉटनी से क्वेश्चन पूछा गया है कि पौधे के भ्रूणपोष या एंडोस्पर्म पर एक टिप्पणी लिखना है। टिप्पणी लिखने का मतलब क्या होता है कि आपको उसके बारे में एटलीस्ट 5 से 6 पॉइंट को एक्सप्लेन करना है शॉर्ट में। तो हम बता सकते हैं कि जो एंडोस्पर्म होता है वो क्या होता है,
जो एंजियोस्पर्म पौधे होते हैं, एंजियोस्पर्म पौधों में ये पाया जाता है। और इसका जो कार्य होता है वो क्या होता है, इसका कार्य बता सकते हैं कि जो बीजों को न्यूट्रिशन है, जो बीज को पोषण प्रदान करने का कार्य है वो कौन करता है, वो एंडोस्पर्म करता है। और इसमें जो भोज्य पदार्थ हैं वो किस रूप में संचित होते हैं, तो वो स्टार्च के रूप में संचित होते हैं। और स्टार्च को क्या है, हम खाने का काम करते हैं। पौधों में क्या होता है, स्टार्च होता है। तो इस तरीके से आप इसको बता सकते हैं। और जो डाइकॉट्स होते हैं उसमें बीज पत्र में आवरण पाया जाता है। आप इसका डायग्राम भी बता सकते थे। फिर व्हाट इज़ द हेल्थ एंड हाइजीन, तो स्वास्थ्य और स्वच्छता, तो ये तो हमारे टॉपिक का ही नाम है, इजी क्वेश्चन है, आपसे डेफिनेटली बन गया होगा। फिर कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी क्या होती है, इजी क्वेश्चन है, आप इसका आंसर बहुत ही अच्छे से लिख सकते थे कि कंप्यूटर की जो प्राथमिक मेमोरी होती हैं वो क्या होती हैं। तो इसमें सबसे पहले तो हमें ये बताना पड़ेगा कि प्राथमिक मेमोरी क्या होती हैं। तो हम बताएंगे कि ऐसी मेमोरी जो कंप्यूटर में इनबिल्ट होती हैं वो क्या कहलाती हैं, इसकी प्राइमरी मेमोरी कहलाती हैं। प्राइमरी मेमोरी में कौन कौन सी मेमोरी आती हैं, ये कंप्यूटर की डिफ़ॉल्ट मेमोरी यूनिट होती हैं। आप इसको ऐसा भी लिख सकते थे कि कंप्यूटर की डिफ़ॉल्ट मेमोरी यूनिट क्या कहलाती हैं, प्राइमरी मेमोरी कहलाती हैं। फिर इसमें एग्जाम्पल आप बताइए कि एग्जाम्पल में कौन कौन सी आएगी। तो इसमें हम बात करते हैं रजिस्टर मेमोरी की, कैश मेमोरी की, इसके बाद हम बात करते हैं रोम की, रैम की। तो ये सब क्या है, प्राइमरी मेमोरी है। और आप इसका एक एग्जाम्पल भी बता सकते थे कि किस तरीके से पहले CPU होता है, फिर यहाँ पर रजिस्टर होता है, फिर इससे कैश मेमोरी कनेक्ट होती है, फिर क्या होता है, रैम होता है। और इस तरीके से फिर रजिस्टर मेमोरी से क्या होती है, रोम होती है। और इस तरीके से कैसे कैसे ये कनेक्शन होता है इसका प्रॉपर आप एक्सप्लेन कर सकते थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि मशीन स्वतंत्र भाषा क्या होती है, ऐसी भाषाओं को लिखे गए कोड को कंप्यूटर कैसे निष्पादित करता है। तो किसी भी आधार पे जो भाषाएं जो हैं इंडिपेंडेंट रूप से काम कर सकती हैं वो क्या कहलाती हैं, स्वतंत्र भाषाएं कहलाती हैं। और इस तरीके से आप इसका एग्जाम्पल देके इसका आंसर लिख सकते थे। फिर ये मैथ्स का क्वेश्चन पूछा गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आयुष मिशन नेम पर एक टिप्पणी लिखना है। अच्छा क्वेश्चन है, आप पहले आयुष को एक्सप्लेन कर सकते हैं। 2014 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा इसको लाया गया था, यहाँ पर इसका मंत्रालय लिख दीजिए। फिर आप आयुष का फुल फॉर्म लिखिए कि क्या है, आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी। इसको एक एक लाइन में आप डिफाइन कर सकते हैं कि आयुष मंत्रालय मतलब इसके लिए आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए अभी काफ़ी अच्छा इस पर प्रयास किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में आएगा। पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान प्रीवियस ईयर से पूछा गया है। तो सबसे पहले तो हम बताएंगे कि पल्स पोलियो जो अभियान है ये कब से शुरू हुआ, अगर आपको इसका ईयर पता है तो आप वो बता सकते हैं। इसकी स्थापना के बाद इसमें बताएंगे कि इसमें कौन कौन सी दवाई दी जाती है। तो OPV और IPV की इसमें दवाई दी जाती है। फिर इसका मंत्रालय बता सकते हैं कि कौन सा मंत्रालय इसको रन करता है। इसके बाद हम इसमें बता सकते हैं कि इसकी जो टैगलाइन है वो क्या है, 2 बूंद जिंदगी की। इसके ब्रांड एम्बेसडर अगर आपको पता है, क्योंकि टिप्पणी लिखना है तो हम बता सकते हैं कि अमिताभ बच्चन जी को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। और कंक्लूजन में लास्ट में एक लाइन जरूर लिखिए कि 2014 में भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया गया। किसी भी कंट्री को अगर हमें ऐसे मुक्त करना है किसी भी रोग से, तो लास्ट 3 ईयर का डेटा देखा जाता है कि कोई उस केस का कोई मामला उससे रिलेटेड नहीं आया, तो फिर उसको पोलियो फ्री या किसी भी रोग से फ्री घोषित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कारों के नाम। अच्छा क्वेश्चन है, डायरेक्ट सिलेबस से क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर आपको पुरस्कारों के नाम पता हैं तो आप नाम लिख दीजिए, उनके स्थापना वर्ष लिख दीजिए और वो क्यों दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं यहाँ पर कौन कौन से नाम, विज्ञान श्री पुरस्कार, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, विक्रम साराभाई पुरस्कार। इसके अलावा आप लिख सकते हैं कि भारतीय विज्ञान पुरस्कार। इस तरीके से बहुत सारे नाम हैं, अगर आपको इनके ईयर पता है और एक एक लाइन इनके बारे में आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगरपालिका ठोस अपशिष्ट ऊर्जा क्रय को कम करने में सहायक हो सकता है, इस पर टिप्पणी लिखिए। ये क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर से पूछा गया है। अगर आपको पता होगा कि इंदौर
इंदौर शहर जो है वो स्वच्छता में 7वें नंबर पर, अभी अभी कल के करंट अफेयर में आया कि 7वें नंबर पर उसने टॉप किया है 7 स्टार रेटिंग के द्वारा। तो वहाँ का जो नगर पालिका का ठोस अपशिष्ट प्रबंधन है, इस पूरे स्वच्छता अभियान में इसकी भूमिका बहुत अधिक है। तो आप यहाँ पर क्या क्या बता सकते हैं, आप यहाँ पर बता सकते हैं कि किस तरीके से बायो सीएनजी के द्वारा ये काम किया जा रहा है, गैसीकरण की प्रक्रिया के द्वारा कचरे का जो है निष्पादन किस तरीके से किया जा रहा है, जो लैंडफिल प्रोग्राम है एनर्जी का, उसमें किस तरीके से ये काम किया जा रहा है। तो इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र ऊर्जा क्रियान्वयन रणनीति 2025 पर एक टिप्पणी लिखना है। तो ये थोड़ा सा डेटाबेस क्वेश्चन, आप अगर इस तरीके से इसका आंसर लिखते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण रणनीति, ये सबसे पहले तो अगर हम बात करते हैं कि 2022 में इसका एक्शन प्लान लाया गया था, और एक्शन प्लान लाने के बाद इसमें बहुत सारे टारगेट रखे गए थे। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसमें 500 मेगावाट तक की क्या करना है, इसमें क्लीन एनर्जी यूनिट को लगाना है। फिर इसके बाद में 1 बिलियन क्या करना है, इसमें क्लीन एनर्जी सोल्यूशन बनाना है। तो ये बता सकते हैं आप। इसमें 100% तक क्या करना है, नवीनीकरणीय ऊर्जा को अपनाने का इसमें विजन रखा गया है। फिर पर्यावरणीय नैतिकता क्या होती है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन तो आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं कि पर्यावरण को क्या है, एक सतत विकास का आधार मानते हुए उसकी सुरक्षा करना, उसको प्रदूषित ना करना ही पर्यावरणीय नैतिकता कहलाता है। आप गांधी जी का एक कोट यहाँ पर लिख सकते हैं कि पर्यावरण आपकी जो ज़रूरतें हैं उनकी पूरी कर सकता है, बट वो आपके लाभ की पूर्ति नहीं कर सकता। ये पर्यावरण नैतिकता की कैटेगरी में ही आता है। एनवायरनमेंट से फिर से इजी क्वेश्चन है कि पवित्र उपवन क्या है, इनका संरक्षण पर क्या योगदान है। आपने बिल्कुल कभी भी नहीं पढ़ा तो भी आपका बेसिक सेंस यूज करके आप इसका आंसर लिख सकते हैं, पवित्र उपवन। इसका मतलब क्या है, ये कहीं ना कहीं धर्म और अध्यात्म से रिलेटेड है। तो धार्मिक स्थलों पर जो वनों का वनीकरण किया जाता है या पेड़ पौधों को लगाया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, पवित्र उपवन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप किसी मंदिर के परिसर में जाइए, आपको वहाँ पर एक छोटा सा गार्डन मिलेगा जहाँ पर आपको आंवला, तुलसी, आप राजस्थान में जाएंगे तो वहाँ पर खेजड़ी वृक्ष जैसे वन मिल जाएंगे। और ये क्या है, धार्मिक दृष्टि से इनका बहुत महत्वपूर्ण है, लोगों की इन पर श्रद्धा है। इसके साथ साथ इनका मेडिसिनल पर्पस में भी काफ़ी अधिक यूज़ होता है। तो यही क्या कहलाते हैं, पवित्र उपवन कहलाते हैं। इनके संरक्षण के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जैसे कि जन सहयोग की भावना को ये बढ़ावा देते हैं। अगर हम राजस्थान में बात करते हैं तो जो खेजड़ी वृक्ष वाला वृक्ष बचाओ आंदोलन हुआ था, उसमें काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण भूमिका थी। और ये क्या है, एक तरीके से जैव विविधता को बढ़ावा देते हैं, पर्यावरण को लाभ पहुंचाते हैं, प्रदूषण को कम करते हैं। ढेर सारे पॉइंट्स हैं, आप इनको लिख सकते थे। फिर ग्रेविक सैंडस्टोन का वर्णन करना था, तो इसका आंसर जो ग्रेविक सैंडस्टोन क्या होते हैं ये बताना था। तो एक तरीके से ये एक प्रकार का सैंड ही होते हैं। इसका यूज़ हम कहाँ कहाँ पर करते हैं ये बता सकते थे यहाँ पर आप। इसका एग्जैक्टली आंसर आप अच्छे से देख लीजिएगा कि जो अगर मुझे सिर्फ 2-3 पॉइंट ही इसके याद आ रहे हैं, जो तलछटी क्षेत्र होते हैं या जो पानी वाले क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर तलछटी चट्टानों में जो सैंडस्टोन पाए जाते हैं वही ग्रेविक सैंडस्टोन कहलाते हैं। ये क्या होते हैं, भूरे रंग के होते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में या निकटवर्ती तली क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। फिर लोहे अयस्क के वितरण पर टिप्पणी लिखना है। आपने इस एग्ज़ाम में अगर गौर किया होगा तो बहुत अधिक टिप्पणी वाले क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। इसको थोड़ा हम क्लीन कर लेते हैं, थोड़ी सी स्पेस मिल जाएगा हमें। कि जो लौह अयस्क होते हैं वो क्या होते हैं, तो लौह अयस्क पर क्या बताना है आपको, टिप्पणी करना है। तो आप जानते हैं कि चाहे हम वो धारवाड़ रीजन की बात करते हैं या छोटा नागपुर प्लेटू की बात करते हैं, इन सभी स्थानों पर क्या है, लौह अयस्क पाए जाते हैं। तो लौह अयस्कों को क्या क्या कहा जाता है, तो इन्हें उद्योगों की जननी कहा जाता है। इस तरीके से आप थोड़ा इंट्रोडक्शन इसका शुरू कर सकते हैं कि इन्हें उद्योगों की जननी कहा जाता है और आर्थिक दृष्टि से इसका बहुत अधिक महत्व होता है। फिर हम रीज़न की बात करते हैं, तो आप यहाँ पर रीज़न में बता सकते हैं कि जैसे वो धारवाड़ रीज़न हो, या हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में बेलाडीला की खदानें हों, या उड़ीसा की बात करते हैं, झारखंड की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको मिलेगा मयूरभंज। कर्नाटक की बात करते हैं तो कर्नाटक में मिलेगा बाबा बूदन की पहाड़ियाँ।
तो इस तरीके से आप ये रीज़न बता सकते थे। और क्या है, उड़ीसा, कर्नाटका और छत्तीसगढ़ जो रीजन है वो क्या करते हैं, अग्रणी भूमिका रखते हैं। अगर हम मध्य प्रदेश में बात करते हैं तो बालाघाट, जबलपुर रीजन में क्या है, हमें लोएस्ट की संख्या देखने मिलती है। आप प्रीवियस ईयर पेपर मेंस को उठाकर देखिए तो आप एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे कि हर साल मिनरल से कभी कोयला उत्पादन पूछेगा, कभी लोह पूछेगा, कभी कॉपर पूछेगा। इस तरीके से हर बार एक ना एक क्वेश्चन मिनरल से पूछा जाता है। तो आपको इस टॉपिक को बहुत अच्छे से तैयार करना है। ये हमने सारे 5 मार्कर क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। अब हम बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन 11 मार्कर की। बढ़िया क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आपने थोड़ी सी अच्छे से तैयारी की है ना तो आप ये पेपर बहुत अच्छे से सॉल्व करके आए होंगे। क्वेश्चन पूछा गया है कि ऊर्जा क्या है, इसके विभिन्न रूपों का वर्णन कीजिए और रीयूनेबल ऊर्जा के बारे में विस्तार से चर्चा कीजिए। अब 11 मार्कर क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक फॉर्मेटिंग होती है। आप जैसे सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वैसे ही उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले बताना पड़ेगा कि ऊर्जा क्या है। तो ऊर्जा की डेफिनेशन लिखेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक फॉर्मेट आपको बता देती हूँ कि सबसे पहले हमें 3 लाइन में क्या करना है, ऊर्जा की परिभाषा लिखना है। एग्जाम्पल आप बता सकते हैं। फिर ऊर्जा के विभिन्न रूप। अगर हम ऊर्जा के विभिन्न रूपों की बात करते हैं तो आप इस तरीके से इसको बता सकते हैं कि ऊर्जा के बहुत सारे रूप हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम पढ़ते हैं परंपरागत ऊर्जा, गैर परंपरागत ऊर्जा। फिर इसके बाद आप बता सकते हैं कि प्राथमिक ऊर्जा, द्वितीयक ऊर्जा। अन्य रूपों की बात करते हैं तो हम नवीनीकरण ऊर्जा और अनवीनीकरण ऊर्जा। इस तरीके से आप बता सकते हैं। फिर क्वेश्चन में ये हमने विभिन्न रूप बता दिए। फिर पूछा गया है कि रिन्यूएबल एनर्जी, जो परंपरागत जो नवीनीकरण ऊर्जा है, नवीनीकरण ऊर्जा के बारे में आपको बताना है। तो आप फिर से एक डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे नवीनीकरण ऊर्जा। नवीनीकरण ऊर्जा के अंतर्गत क्या क्या आता है तो आप उसको बताएंगे कि यहाँ पर आपको क्या क्या मिलेगा। यहाँ पर आपको मिलेगा कि पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, समुद्री ऊर्जा या जल ऊर्जा बोल सकते हैं हम उसको, या हम इसको लिख सकते हैं भूतापीय ऊर्जा। इस तरीके से आप इसके एग्जाम्पल बता सकते हैं। फिर आपको एक एक को एक्सप्लेन करना है कि सोलर एनर्जी के लिए सरकार क्या लेके आई है। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करते हैं तो हमने ISA की स्थापना की है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। अगर हम पवन ऊर्जा की बात करते हैं या नवीनीकरण ऊर्जा की बात करते हैं तो 2022 में अभी इसके लिए नई नीति लेकर आए हैं। किस तरीके से हम हाइड्रोथर्मल एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं, हमने रीवा में पावर प्लांट बनाया। इस तरीके से 2-2, 3-3 पॉइंट करके आपको इसको बढ़िया से लिखना है। और लास्ट में क्या लिखना है, निष्कर्ष लिखना है कि सरकार के द्वारा 2070 तक कार्बन नेट ज़ीरो का लक्ष्य रखा गया है। 2047 तक हमें क्या करना है, अपनी ऊर्जाओं की क्षमता को इतने इतने मेगावाट तक बढ़ाना है। इस तरीके से आप इसको समराइज़ करके आप अपना आंसर लिख सकते हैं। चूँकि 11 मार्कर की बात है इसलिए आपको लास्ट में जो समरी है उसमें करंट अफेयर के कुछ पॉइंट्स को रिलेट करके बढ़िया सा निष्कर्ष लिखना है, जो कि आपके क्वेश्चन में 4 चांद लगाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बढ़िया क्वेश्चन आया है कि प्राकृतिक पादप वृद्धि नियामकों की विस्तार से चर्चा कीजिए। ये क्वेश्चन इंडिकेट करते हैं कि आप जो एक अपने माइंड में एक बना के रखे हैं पैटर्न की MPPSC वही के वही क्वेश्चन पूछेगा। इस बार बॉटनी से क्वेश्चन पूछा गया। इस बार जो बायोलॉजी का वेटेज है वो बड़ा है। तो बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पर हम पढ़ते हैं प्लांट्स हार्मोन, प्लांट्स ग्रोथ रेगुलेटर की बात की गई है। तो पहले हम बता देंगे कि प्राकृतिक पादप हार्मोन क्या होते हैं। फिर हम बढ़िया से इसका पादप हार्मोन का क्या बनाएंगे, एक चार्ट बनाएंगे, ताकि एग्जामिनर को पता हो कि हमें सारे हार्मोन के नाम पता हैं। इस तरीके से हम इसमें लिख सकते हैं ऑक्सिन, एब्सिसिक एसिड, और इसके बाद हम इसमें बता सकते हैं जिबरेलिन हार्मोन। इसके बाद हम इसमें और कौन कौन से हार्मोन, जितने हार्मोन के नाम आपको याद हों वो आप बता सकते हैं। इथिलीन हार्मोन, एब्सिसिक हो गया, साइटोकाइनिन हार्मोन। और फिर एक एक हार्मोन को लेकर हम इसके एक एक 2-2 पॉइंट लिख देंगे कि कौन सा वृद्धि हार्मोन है, कौन वृद्धि हार्मोन को रोकने का काम करता है। फ्लोरिजीन हार्मोन, C3 हार्मोन जो कि एक आर्टिफिशियल हार्मोन है। इस तरीके से आप इसका यूज़ लिख सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही सबका पसंदीदा क्वेश्चन। डेफिनेटली जो लोग मेंस लिखे हैं वो ये इस क्वेश्चन का आंसर तो लिखे ही होंगे, क्योंकि इसमें हम आसानी से अपने मन से इसका आंसर लिख सकते हैं कि सरकार सोशल मीडिया का उपयोग क्यों करती है। तो सरकार जब भी कोई काम करती है उसके पीछे सरकार का एक पॉजिटिव इंडिकेशन
पॉजिटिव इंटेंशन होता है तो सोशल मीडिया, पहले हम थोड़ा सा सोशल मीडिया को डिफाइन करेंगे क्योंकि 11 मार्कर की बात है कि सोशल मीडिया क्या होती है। एक संचार का माध्यम होती है जिसके द्वारा सूचनाओं को बृहद स्तर तक लोगों तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है। वर्तमान समय में चूँकि ग्लोबलाइजेशन का युग है और सोशल मीडिया इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। संविधान के द्वारा भी आर्टिकल हम यहाँ पर बात कर सकते हैं, आर्टिकल 19(1)(a) के द्वारा राइट टू एक्सप्रेशन एंड स्पीच में सोशल मीडिया की भी भूमिका इंपॉर्टेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, फिर आप इसमें सोशल मीडिया, सरकार की बात आई है तो आपको बताना पड़ेगा कि सोशल मीडिया और सरकार किस तरीके से कनेक्टेड है। तो आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आज इतने सारे पोर्टल चल रहे हैं। अगर आप डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, मेक इन इंडिया की बात करते हैं, या हम जो व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर सरकार की पॉलिसीज़ की बात करते हैं, सरकार की जानकारी अभियानों की बात करते हैं। अब पल्स पोलियो अभियान, टीवी में लोगों ने इतना देखा, 2 बूंद जिंदगी की, 2 बूंद जिंदगी की, जो लोग बिल्कुल भी नहीं जानते थे कि पोलियो की ड्रॉप्स का क्या इंपॉर्टेंट होता है, वो भी उस चीज़ को जानने लगे हैं। तो इस तरीके से चाहे हेल्थ हो, हाइजीन हो, कोविड का टाइम हो, तो सरकार और सोशल मीडिया की जो भूमिका है वो बहुत अधिक महत्वपूर्ण रहती है। अब इसका उपयोग क्यों, यहाँ पर हमें अपने क्वेश्चन में यहाँ पर उपयोगिता समझनी है, वो इस क्यों की समझनी है। तो सरकार सोशल मीडिया का उपयोग क्यों करती है, तो क्यों को चूँकि बहुत अच्छे से बताना पड़ेगा कि आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में सोशल मीडिया की भूमिका बहुत अधिक महत्वपूर्ण होती है। 2-2 3-3 लाइन में उसका एग्जाम्पल विथ प्रॉपर आप लिख सकते हैं कि जैसे B2B, बिजनेस टू बिजनेस पोर्टल है, G2B, गवर्नमेंट टू सिटीजन पोर्टल है, MP ऑनलाइन है। इस तरीके से आप कुछ पोर्टल्स का एग्जाम्पल देके इसका उपयोग बता सकते थे। फिर यहाँ पर ये बहुलक से रिलेटेड 11 मार्कर में क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब नेचुरोपैथी इन डिटेल। तो यहाँ पर प्राकृतिक चिकित्सा को बताना था। नाम से समझ में आ रहा है प्राकृतिक चिकित्सा, मतलब जिसमें जो कृत्रिम जो एलोपैथी है इसका यूज़ ना करके प्राकृतिक रूप से मतलब क्या है, प्राकृतिक रूप से मतलब जल है, वायु है, मृदा है, इनका यूज़ करके जब उपचार किया जाता है, चिकित्सा की जाती है, तो वहाँ पर इसी पद्धति को प्राकृतिक चिकित्सा कहा जाता है। जैसे अभी आयुष को लेकर आया गया है। फिर प्राकृतिक चिकित्सा के अंतर्गत हम जो हमारी महर्षि पतंजलि के द्वारा या सुश्रुत के द्वारा जो ज्ञान दिया गया है, इस पर क्या करते हैं, बहुत अधिक जोर देते हैं। इसमें हम एक चीज़ और बता सकते हैं कि प्राकृतिक चिकित्सा का जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है सबसे पहले हमारे शरीर की इम्यूनिटी को डेवलप करना, प्रतिरक्षा तंत्र को इस तरीके से मजबूत बनाना कि बीमारी हम तक ना पहुंच पाए, या पहुंचे तो उस हमारे शरीर में वो क्षमता हो कि वो बीमारी को ख़त्म कर सकें। इसमें अलग अलग पद्धति को आपको बताना पड़ेगा कि इसमें हम आहार पद्धति का यूज़ करते हैं, कठिन पद्धति है, उपवास पद्धति है, उसका यूज़ करते हैं, और प्राकृतिक तत्वों का उपयोग करके इसका हम क्या करते हैं, पूरा ट्रीटमेंट किया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है। फिर रिमोट सेंसिंग, ये सीधे सीधे आपके सिलेबस से क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन एक मतलब पहले से आउट रहता है कि ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाएगा। रिमोट सेंसिंग क्या है, कार्य क्षेत्र के आधार पर इसका वर्गीकरण दीजिए, व रिमोट सेंसिंग के अनुप्रयोग की सीमा क्या है। देखिए, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को कभी ना कभी कुछ ना कुछ लैंग्वेज का नुकसान भी हो जाता है। अब जैसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया सीमा, तो हम जानते हैं कि हिंदी में सीमा का मतलब क्या होता है, एक तरीके से ये लिमिटेशन की बात कर रहा है। बट हमेशा क्वेश्चन को एक बार इंग्लिश में रीड कीजिए। इंग्लिश में पूछा गया है, व्हाट इज़ द रिमोट सेंसिंग, गिव द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्कोप, व्हाट आर द रेंजेस ऑफ रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन। यहाँ पर रेंजेस की बात की गई है कि उसका कितना वाइड एरिया है, किस किस क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र होना चाहिए। यहाँ पर जो इनने सीमा लिखा है ना, इनको सीमा ना लिख के कार्य क्षेत्र लिखना चाहिए। अब सीमा में कई लोग हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या हैं, इसकी लिमिटेशन लिख के पेपर में आ गए होंगे। तो इस तरीके से हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि 11 नंबर की बात है, 2-3 मार्क्स का क्वेश्चन भी नहीं है कि हमारा सब चल जाएगा। तो व्हाट इज़ द रिमोट सेंसिंग, तो रिमोट सेंसिंग की एक डेफिनेशन हम सभी को हमेशा याद ही रहती है कि एक ऐसी पद्धति जिसमें किसी भी इसको कैसे लिख सकते हैं कि किसी वस्तु का प्राथमिक संपर्क में, किसी वस्तु के प्राथमिक संपर्क में आए बिना, मैं लिख देती हूँ कि किसी वस्तु के प्राथमिक संपर्क में आए बिना उसके भौतिक और रासायनिक गुणों का पता करना ही क्या कहलाता है, रिमोट सेंसिंग कहलाता है।
फिर इसका वर्गीकरण हम दे सकते हैं कि कार्य क्षेत्र के आधार पे इसका वर्गीकरण, तो जो हम पहले क्वेश्चन पूछा भी गया है कि सक्रिय रिमोट सेंसिंग और निष्क्रिय रिमोट सेंसिंग। फिर इनमें डिफरेंस क्या होता है कि एक में हम रडार का यूज़ करते हैं और एक में हम सोलर एनर्जी का यूज़ करते हैं। फिर इसकी बताना है अनुप्रयोग की सीमाएं बताना था, मतलब इसकी रेंजेस बताना था। इसमें हम बिल्कुल लिख सकते हैं कि बहुत सारे क्षेत्रों में, चाहे हम मौसम विज्ञान क्षेत्र की बात करें, कृषि की क्षेत्र की बात करें, पर्यावरण की क्षेत्र की बात करें, अनुसंधान की बात करें, रिसर्च की बात करें, तो इन सभी क्षेत्रों में क्या है, इसका रिमोट सेंसिंग का यूज़ किया जाता है। आप बढ़िया से इसका आंसर लिख सकते थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम पर प्रकाश डालिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो आपको पूरा शुरू से, मतलब 1948 से, जैसे हम प्रीलिम्स में याद करते हैं ना कि 1948 में सबसे पहले नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम लाया गया। फिर 1954 में हमने क्या किया कि परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना करी। फिर इसके बाद में 1956 में अप्सरा लॉन्च किया। इस तरीके से आप पूरे प्रोग्राम्स को बता के आप इसके अंतर्गत सब कुछ बता सकते हो कि हमने क्या क्या किया। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने दोनों जो परमाणु अभियान है, अगर हम बात करते हैं 1974 की और 1998 की, जिसे हम शक्ति 1 शक्ति 2 के नाम से भी जानते हैं, ऑपरेशन बुद्धा में किस तरीके से हमने क्या किया, परमाणु हथियारों को लॉन्च किया है नाभिकीय एनर्जी का यूज़ करके। फिर आप इसमें बता सकते हैं कि कौन कौन से इसके अंतर्गत इंडिया में प्लांट्स है, जैसे तारापुर, इसकी स्थापना कब हुई, ये कहाँ पर आता है और इसकी ऊर्जा क्षमता कितनी है। तो ये आप एक फ्लो चार्ट बना के भी यहाँ पर लिख सकते थे। और इसके अलावा आप क्या बता सकते हो, लास्ट में आपको यूज़ करना है कि यहाँ पर नो फर्स्ट पॉलिसी। इसके जो निष्कर्ष में आप लिखेंगे कि भारत आज परमाणु संपन्न देश है, लेकिन हम क्या है, हमारा जो उद्देश्य है वो विश्व शांति का है। तो कहीं पर भी हम इस तरीके से इसको यूज़ नहीं करते। आज भी भारत नो फर्स्ट पॉलिसी को अपनाता है। और इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन का आंसर खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि जैव विविधता संरक्षण से क्या आशय है, इस संबंध में राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रयास किए जा रहे हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही वाइड क्वेश्चन है। इसमें आंसर में आप बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं। सबसे पहले हमें जैव विविधता संरक्षण, सबसे पहले हमें बताना पड़ेगा कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, फिर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन क्या होता है, ये बताना है। फिर इस संबंध में राष्ट्रीय स्तर पर क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। तो बायोडाइवर्सिटी के संरक्षण को अगर हम बात करते हैं तो राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले प्रयास। फिर इसको आप 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। कैसे कैसे, कि इसके लिए हम किस किस संवैधानिक स्तर पर क्या क्या प्रयास कर रहे हैं, वैधानिक स्तर पर क्या क्या प्रयास कर रहे हैं, और इसके बाद में कौन कौन सी नीतियाँ अपना रहे हैं, कौन कौन से कार्यक्रम को अपना रहे हैं। इस तरीके से आप चार्ट बना के आंसर लिखिए। संवैधानिक स्तर में आपको 2 आर्टिकल मेंशन करने पड़ेंगे, आर्टिकल 48 पर्यावरण संरक्षण और आर्टिकल 51 जी के द्वारा भी पर्यावरण संरक्षण की बात की गई है मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत। अगर हम वैधानिक की बात करते हैं तो आपको जितने इसके पता है नियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की हम बात करते हैं, इसके बाद 1972 या 1986 का एक्ट हो या जल प्रदूषण वाला अधिनियम हो 1974, जितने भी आपको याद हैं आप पूरे अधिनियम यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर अगर हम कार्यक्रम की बात करते हैं तो यहाँ पर कार्यक्रम के अंतर्गत जैसे हम क्या लेके आए हैं, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन एक्ट। अभी हमने जंगल सफारी बनाया, चीतों के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश में कूनो अभ्यारण्य की बात करी है, या हम क्या कर रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी के लिए क्या करते हैं, कौन सी नीति अपनाते हैं, तो इन सीटू और एक्स सीटू की पॉलिसी अपनाते हैं। और क्या क्या हमने इसके लिए प्रोग्राम चलाए हैं, जैसे कि चीतों के संरक्षण के लिए कार्यक्रम चल रहा है। अभी हम टाइगर प्रोजेक्ट की बात करते हैं, लगातार इसमें मध्य प्रदेश ने क्या किया है, टॉप किया है। इस तरीके से हम बात करते हैं, हम हंगुल अभियान चला रहे हैं। तो पहले क्या होता था कि बायोडाइवर्सिटी को लेके हमारी जो सोच थी कि हमें बड़े बड़े जीवों को बचाना है, लेकिन अब अगर हमें क्या करना है, पूरे इकोसिस्टम को बचा के रखना है, तो उच्च स्तर से लेके निम्न स्तर तक के जीवों का संरक्षण करना पड़ेगा, और उसके लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। बढ़िया से लास्ट में आप निष्कर्ष इसका दे सकते थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। तो पृथ्वी का निर्माण कैसे कैसे हुआ है, उसकी उत्पत्ति की कौन कौन सी थ्योरीज दी गई हैं, उनको 11 मार्कर में आपको एक्सप्लेन करना था। वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपने ये डेफिनेटली पढ़ा होगा।
तो ये आज हमारा पेपर 3 कंप्लीट होता है। आई होप आप सभी से भी पेपर बना होगा, और जो लोग अभी आगे का मेंस देने वाले हैं 2023 वाला या 24 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये पेपर बहुत अच्छे से समझना ज़रूरी है। इसका एनालिसिस समझना ज़रूरी है कि पेपर की एक्चुअली में मांग क्या है, पुराने पैटर्न में और अभी के पैटर्न में क्या डिफरेंस यहाँ पर आया है। जैसे इस बार मैथ्स के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं हैं, या हैं तो वो इतने ईजी हैं कि आप कर सकते हैं। तो आई होप आपसे ये पेपर बन गया होगा, आपको ये एनालिसिस समझ में आया होगा कि यहाँ पर मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ। इसके पहले मैंने पेपर 2 का एनालिसिस डाला है, मैं कल पेपर 1 का एनालिसिस भी डाल दूँगी। अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है, मेरी मेहनत आपको कहीं भी नज़र आती है, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों तक शेयर करना है। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।